नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑल इंडिया ऑयल सेक्टर के मीट कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इस दौरान उन्होंने देश के ऊर्जा क्षेत्र में हो रही प्रगति और भविष्य की योजनाओं पर भी प्रकाश डाला। तो वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के बनने के बाद प्राकृतिक गैस और प्राकृतिक गैसों के साथ साथ यूएनजीसी के क्षेत्र में दुनिया के देशों के साथ कई शोध कार्य और कई साझेदारियां की जा रही है और इस क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है। यहां ऑल इंडिया ऑयल सेक्टर मीट आयोजित की गई है और इसमें देश भर के लोग यहां पर शामिल हुए हैं। और मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आप सब तेल के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाले ऊर्जा सैनिकों के बीच में आज मुझे उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और उससे बड़ी बात यह है कि भारतीय मजदूर संघ के 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 23 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित होने जा रहा है इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में। उसके उपलक्ष्य में भी अनेक कार्यक्रमों की श्रृंखला चल रही है और मैं देख रहा हूँ पूज्य दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने जो कल्पना की, परिकल्पना की, वो आज कितना विस्तार रूप ले रही है। आज भारतीय मजदूर संघ मजदूरों के हर क्षेत्र में आज बढ़ चढ़कर उनका नेतृत्व भी कर रहा है, समन्वय भी कर रहा है, उनके अधिकारों के लिए लगातार काम भी कर रहा है और संगठन का विस्तार भी हो रहा है। पिछले दिनों अनुपम जी ने और हमारे सुमित जी ने हरिद्वार में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया और सच में मैं तो इतना सोच ही नहीं रहा था उस दिन। मैंने सोचा था इन्होंने मुझे बुलाया है तो बहुत योद्धा होंगे, तो 500 लोग होंगे, 1000 लोग होंगे, लेकिन वो इतना बड़ा कार्यक्रम था कि जितने लोग सभागार के अंदर थे उससे 5 गुना लोग सभागार के बाहर थे। तो इसलिए मैं आज जब मुझे बताया गया हमारे श्री देवेंद्र बिष्ट देवू जी द्वारा अनेक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, इन्होंने मुझे कहा भाई साहब अनुपम जी और हम लोग यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और पूरे देश भर के लोग आने वाले हैं, तो सच में अब तो मेरा उत्साह जो है आप सबके कार्यक्रमों में आके बढ़ने लगा है, मेरी ऊर्जा बढ़ने लगी है। तो मैंने कहा मैं अपनी ऊर्जा को कम नहीं होने दूंगा, चाहे जो हो जाए। और आप सबसे मिलने का ये शुभ अवसर मैं खोना नहीं चाहता था। और जब ये देवेंद्र जी आए थे निमंत्रण देने के लिए, मुझे लगा कि अति व्यस्तता के कारण मैं शायद कार्यक्रम में ना आ पाऊँ, लेकिन आप सबसे मिलने की दिल में एक जो बड़ी तीव्र इच्छा थी और तीव्र इच्छा के साथ साथ देवेंद्र जी का बहुत आग्रह था और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि पूरे देश भर के लोग आए हैं। सच में ये कार्यक्रम बहुत शानदार है, बहुत अद्भुत है। मैं एक बार फिर से सभी आयोजकों का भी मैं इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए भारतीय मजदूर संघ, ओएनजीसी अधिकारी संघ की पूरी टीम को बहुत साधुवाद देता हूँ। साथियों, तेल और प्राकृतिक गैस का क्षेत्र किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। उसके आधार पर देश कितनी प्रगति करेगा ये उसका एक मापक होता है। ये क्षेत्र न केवल औद्योगिक विकास का आधार है बल्कि राष्ट्रीय समृद्धि और सामाजिक प्रगति का भी प्रमुख स्रोत है। देश की सीमाओं की सुरक्षा से लेकर किसानों के खेत खलिहान विकास परियोजना से लेकर हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति तक प्रत्येक क्षेत्र में ईंधन की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह वो शक्ति है
जो राष्ट्र के प्रत्येक इंजन को गतिमान रखती है, गति देने का काम करती है, ग्रोथ के इंजन को गति देने का काम करती है। हमारी इसी शक्ति को बढ़ाने में ओएनजीसी का योगदान बहुत अभूतपूर्व रहा है। देश में कच्चे तेल के कुल उत्पादन का लगभग 70% और प्राकृतिक गैस उत्पादन का 84% योगदान देकर ओएनजीसी भारत की ऊर्जा सुरक्षा में आज बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इतना ही नहीं, आज ओएनजीसी विदेश शाखा द्वारा विश्व के अनेक देशों में तेल एवं गैस ब्लॉक्स का अधिग्रहण किया गया है, जिससे भारत की वैश्विक ऊर्जा पहुंच और रणनीतिक भागीदारी को मजबूती मिली है। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारी हर क्षेत्र में साथ बढ़ी है। अपने शासकीय आवास परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी माता विष्णा देवी के साथ वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण के हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणादायी आह्वान को आत्मसात किया। तो वहीं आपको बताते चले कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर कहा कि अभियान मां के लिए श्रद्धा और प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक है और आप सभी से भी आग्रह है कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत अधिक से अधिक पौधारोपण कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन अवश्य करें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की नई तिथियों की घोषणा कर दी गई है। आपको बताते चले कि राज्य के निर्वाचन आयोग के अनुसार पंचायत चुनाव 2 चरणों में संपन्न होगा। पहला चरण 24 जुलाई को तो वहीं दूसरा चरण 28 जुलाई को निर्धारित किया गया है। तो वहीं आपको बताते चले कि मतगणना 31 जुलाई को होगी। नामांकन की प्रक्रिया 2 जुलाई से शुरू होकर 5 जुलाई तक चलेगी। तो वहीं तिथियों के अनुसार प्रत्याशी अपने नामांकन पत्र निर्धारित समय पर भर सकेंगे। चुनाव की अधिसूचनाएं जिलाधिकारी 30 जून को जारी करेंगे और इसके साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता भी प्रभावी हो जाएगी, जो कि चुनाव की प्रक्रिया पूरे होने तक लागू रहेगी। तो वहीं आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां पूरे तरीके से शुरू हो गई है और जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को समय पर तैयारियां पूरी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ अभय कैंतुरा जुड़ गए हैं। तो अभय, जिस तरीके से अब अधिसूचना जारी कर दी गई है और उसको लेकर तमाम जो निर्धारित तिथियां हैं उनको भी बता दिया गया है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की पुनः अधिसूचना यहाँ पर जारी होगी। जारी होने के साथ ही कह सकते हैं कि पंचायत चुनाव के लिए जो चुनाव की जो आचार संहिता होती है वो भी यहाँ पर लागू हो चुकी है। जनपदों में जिलाधिकारी के माध्यम से 30 जून को इस अधिसूचना को जारी करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। यानी जो विस्तृत डिटेल होगी कि किस प्रकार से नामांकन होगा, नामांकन कब, कितना बजे से कितना बजे तक यहाँ पर होगा, मतदान की प्रक्रिया में किस प्रकार से लोग शामिल हो सकते हैं, उसको जनपदों में जारी करने का काम 30 जून को यहाँ पर किया जाएगा। ये कह सकते हैं कि जो नई तिथियों का ऐलान यहाँ पर किया गया राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पंचायत चुनाव के लिए, उसमें 2 जुलाई से 5 जुलाई तक नामांकन की प्रक्रिया यहाँ पर होगी। 7 से 9 जुलाई तक ये कह सकते हैं कि जो नामांकन पत्र है उन नामांकन पत्रों की जांच यहाँ पर होगी। 10 और 11 जुलाई को नाम वापसी की तिथि यहाँ पर रखी गई है। 14 जुलाई को ये कह सकते हैं कि जो चुनाव के जो प्रतीक जो चिन्ह होते हैं, जो प्रत्याशी जो चुनाव लड़ने के जो इच्छुक उम्मीदवार होंगे उनको वहाँ पर सिंबल बांटने का काम राज्य जिला निर्वाचन की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। उसके बाद ये कह सकते हैं कि पहले चरण का जो मतदान होगा वो 24 जुलाई को यहाँ पर होगा। दूसरे चरण का जो मतदान होगा जिसके लिए प्रतीक चिन्ह 18 जुलाई को आमंत्रित होंगे, उसमें दूसरे चरण के मतदान के लिए 28 जुलाई का दिन यहाँ पर निहित होगा और 31 जुलाई को दोनों ये कह सकते हैं कि जो पूरे पंचायत चुनाव का जो मतदान हुआ है उसकी मतगणना वहाँ पर होगी।
ये कह सकते हैं कि पंचायत चुनाव पूरी पारदर्शी तरीके से यहाँ पर कराए जाने की घोषणा यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कर दी गई है। हजारों की संख्या में जो राज्य के जो कर्मचारी हैं वो इस पंचायत चुनाव को संपन्न कराते हुए नजर आएंगे। पुलिस प्रशासन के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी रहेगी कि किसी भी तरीके से पंचायत चुनाव में कोई गड़बड़ी यहाँ पर ना हो, खासतौर पर बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाएं यहाँ पर ना हो। जो पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी वो वापस तय समय पर यहाँ पर वापस जिला मुख्यालयों पर पहुंच रहे, ब्लॉक मुख्यालय में यहाँ पर पहुंच रहे, जहाँ पर मतगणना वहां पर होनी है। तो ये कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से अब पंचायत चुनाव को लेकर जो शेड्यूल है वो यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी कर दिया गया। सियासी दलों को भी इसकी सूचना यहाँ पर दे दी गई। अब ये कहा जा सकता है कि जो राजनीतिक दल है जो इस पंचायत चुनाव में अपने समर्थित प्रत्याशियों को उतारने का काम यहाँ पर करते हैं, उनकी तरफ से अब ऐसे प्रत्याशियों की तलाश यहाँ पर की जा रही है और उसके लिए बाकायदा कह सकते हैं कि अपने पार्टी के जो संगठन स्तर पर जो कार्रवाई होती है उन कार्रवाइयों को अंतिम रूप देने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पंचायत चुनाव का जो सियासी रण यहाँ पर देखने को मिल रहा था उसमें पिछले दिनों को हाईकोर्ट की आपत्तियों के बाद, हाईकोर्ट के रोक के बाद वो थोड़ा सा ठंडा होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब पुनः उसमें पूरी तरीके से सियासी गर्मी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और आज जैसे ही पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हुई है तो ये कहा जा सकता है कि पूरे प्रदेश में जो पंचायत चुनाव की जो जंग होगी, जो रण होगा और तेज होती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, अब जिस तरीके से पंचायत चुनाव जो है शुरुआती दौर से ही संशय में रहा है और अब इस पर तारीखों का ऐलान भी हो गया है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो है वो पूरे तरीके से गर्मा गई है, जहां बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पंचायत चुनाव में अड़ंगा डालने वालों के ऊपर जो है तमंचे का काम किया है, एचसी का जो फैसला आया है, तो लगातार जो है प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है, इस पर क्या कहेंगे? ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी अभी भी आरक्षण के मुद्दे को संभाले हुए है। उस आरक्षण के मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाने का काम कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि शुरू से ही राज्य सरकार की मंशा इस पंचायत चुनाव को कराने की नहीं थी और उसके बाद जिस तरीके से आरक्षण को जारी करने का काम यहाँ पर किया गया उस पर भले ही हाईकोर्ट में अभी भी सुनवाई लंबित हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी जनता के बीच इस आरक्षण के मुद्दे को ले जाने का काम जरूर यहाँ पर करेगी। कांग्रेस पार्टी इसे ये कह सकते हैं कि जो अनुसूचित वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, महिला हैं, उनके खिलाफ इसको देखने का काम यहाँ पर कर रही है। कह रही है कि सरकार इन लोगों को आगे बढ़ाना नहीं चाहती, इसीलिए आरक्षण को जीरो करने का काम यहाँ पर किया गया है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से हाईकोर्ट में पक्ष और विपक्ष की सुनवाई वहां पर रही, उनकी तरफ से अपनी अपनी दलीलें रखने का काम यहाँ पर किया गया, तो ऐसे में हाईकोर्ट की तरफ से भी अभी इस पूरे मामले पर राज्य सरकार से 3 सप्ताह का समय यहाँ राज्य सरकार को दिया गया है कि 3 सप्ताह के भीतर इस आरक्षण के मामले पर अपना जवाब दाखिल जरूर करने का काम सरकार यहाँ पर करे। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि पंचायत चुनाव को लेकर जो रोक हटाने का काम हाईकोर्ट की तरफ से किया गया वो सरकार के लिए राहत वाला कहा जा सकता है। जो अभी ये कह सकते हैं कि जो चुनावी जो प्रक्रिया है जिसको पुनः शुरू करने का काम यहाँ पर किया गया है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जो आरक्षण के विषयों पर विपक्षी दल इस समय हल्ला बोल रहे हैं, उनके आने वाले दिनों में ये आरक्षण का मुद्दा भी समाप्त होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे पंचायत चुनाव के लिए मतदान और नामांकन की प्रक्रियाएं तय समय पर यहाँ पर शुरू हो जाएगी, फिर इन सब चीजों से हटकर ऐसे प्रत्याशियों को जिताने में ये सियासी दल नजर आएंगे जो इस समय संभावित उम्मीदवार के तौर पर अपना भविष्य वहां पर देख रहे हैं और पार्टी से टिकट मांगने का प्रयास उनकी तरफ से किया जा रहा है। जी ठीक है, अब तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बताते चले कि चुनाव आयोग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है और जिसमें तमाम तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। तो पंचायत चुनाव पर अब अधिसूचना जारी हो गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष बहुत ही जल्द मिलने वाला है। आपको बताते चले कि 1 जुलाई तक बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने की आशंकाएं जताई जा रही हैं, तो वहीं तारीख फाइनल होते ही बीजेपी में हलचल भी शुरू हो गई। तो वहीं आपको बताते चले कि प्रदेश अध्यक्ष के नए 3 से अधिक जो है वो दावेदार बताए जा रहे हैं। हालांकि इस बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि मौजूदा प्रदेश को फिर से राज्य में पार्टी का नेतृत्व भी मिल सकता है। केंद्रीय बीजेपी ने कार्यक्रम घोषित भी किए हैं और इसके लिए केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा को चुनाव पर्यवेक्षक भी बनाया गया है। और अभी प्रदेश में संगठन की कमान राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट के हाथों में है। तो वहीं आपको बताते चले कि प्रदेश अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले उन्हें ही इस मजबूत पद का सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है।
बदलती परिस्थितियों में दावेदारों के और नाम भी सामने आ सकते हैं। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कार्यकाल 30 जुलाई को पूरा हो जाएगा और ऐसे में संगठन ने बदलाव की तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। चुनाव की प्रक्रिया बहुत पहले से चल रही थी और अक्टूबर से चल रही थी और अक्टूबर से लेकर के अब तक जो हमारा बूथ से लेकर के मंडल और जिला सब गठित हुआ है और ये हमारा प्रदेश का चुनाव भी बहुत पहले हो जाना चाहिए था, किंतु पहलगांव का घटना को लेकर के और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के ये चुनाव टला है और अब संगठन ने अनुमति दी है और मुझे लगता है कि हम 1 तारीख तक आपको प्रदेश का अध्यक्ष नया दे देंगे। हरिद्वार में बरसात के इस मौसम में जब लोग छोटे छोटे नुकसान से भी परेशान हो रहे हैं तो वहीं आपको बताते चले कि जीआरपी के कप्तान आईपीएस तृप्ति भट्ट की अगुवाई में जीआरपी की पुलिस ने आम जनता के चेहरे पर मुस्कान लौटा दी है। जी हां, आपको बता दें कि पिछले 5 महीनों में जीआरपी ने लगभग 40 लाख रुपए मूल्य के 250 से अधिक खोए हुए मोबाइल फोनों को बरामद कर उनके स्वामियों को सौंपा गया है। शनिवार को हरिद्वार जीआरपी मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में एसपी जीआरपी तृप्ति भट्ट ने 22 लाख मूल्य के 135 मोबाइल पीड़ितों को लौटाए हैं। तो साथ ही साथ मोबाइल बरामदगी में जीआरपी, एसओजी व थानों की संयुक्त टीम ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, पंजाब सहित कई राज्यों में CEIR पोर्टल व तकनीकी माध्यमों से यह सफलता हासिल की है। तो वहीं आपको बताते चले कि एसपी तृप्ति भट्ट ने इस पर जानकारी देते हुए कहा कि मोबाइल आज एक अहम जरूरत है और इसे खोने पर जो असहायता होती है उसे दूर कर पाने की खुशी हमें भी मिलती है। मैं 2024 में रक्षाबंधन पे गया था जालंधर, वहां से लौटते समय ट्रेन में ही हमारी मोबाइल खो गई थी। आज एसओजी टीम ने और जीआरपी टीम ने हमारा मोबाइल रिकवर करके दिया है, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। मोबाइल जब मेरी खोई थी बहुत दिक्कत आई थी, इसमें मेरे 2 सिम लगे हुए थे, मेरे सारे नंबर इसमें निकल गए थे, बड़ी दिक्कत हुई थी। अभी मैं फ़ोन पाके बहुत खुश हूँ। जीआरपी में हमारे पास समय समय पर शिकायतें आती रहती कि जो रेलवे के यात्री हैं, विशेष रूप से जो बुजुर्ग यात्री हैं जो अन्य प्रदेशों से यहाँ पे विभिन्न प्रकार की धार्मिक यात्राओं के लिए आते हैं, कई बार उनके फ़ोन खोने, छूटने या गिर जाने की घटनाएं सामने आती हैं, जिसमें हमारे द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया और हमारी जीआरपी की एसओजी के अथक प्रयासों से 22 लाख से अधिक कीमत के 135 मोबाइल फ़ोन आज हमने सभी व्यक्तियों को वापस किए हैं। पिछले 5 महीनों से हमारी ये स्पेशल ड्राइव चल रही, जिसमें कुल 40 लाख से अधिक जो मूल्य है उसके 250 के आसपास मोबाइल फ़ोन्स हम अभी तक पीड़ितों को वापस कर चुके हैं, जिसके लिए सभी ने हमारी उत्तराखंड पुलिस का और जीआरपी का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त किया। अब खबर रुड़की से है, जहां भगवानपुर तहसील क्षेत्र में पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते सोलानी नदी पूरे तरीके से उफान पर है। तो वहीं आपको बताते चले कि जिस कारण सोनाली नदी और आसपास के खेतों में नदी का पानी भर गया है, जिस कारण किसानों को फसलों का काफी नुकसान हुआ है और वहीं फसलें बर्बाद हो गई हैं। बताते चले कि उत्तराखंड में पहाड़ों में लगातार बरसात हो रही है और जिस कारण बरसाती नदियां भी अपने उफान पर आ गई हैं और इसी के चलते सोलानी नदी भी अपने उफान पर आ गई है और जिस कारण सोनाली नदी में किसानों के द्वारा लगाई गई फसलें लगभग पूरे तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं और इसके साथ ही सोलानी नदी से लगे खेतों में भी पानी भर गया है और जिस कारण किसानों के खेतों की फसलें पूरे तरीके से बर्बाद होती हुई नजर आ रही हैं। इतना ही नहीं, किसानों के द्वारा खेतों में लगाए गए पेड़ों को भी बरसात के पानी से काफी नुकसान पहुंचा है। तो वहीं अपने पशुओं को जंगलों में चराने के लिए गए किसान भी नदी का जलस्तर बढ़ते देख पशुओं को सुरक्षित जगह पर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही क्षेत्र में ग्रामीणों ने फसलों का नुकसान होने पर नाराजगी जताई है। ये जो हमारा बारिश का मौसम हो रहा, तबाही का हो रहा है, चारों तरफ देख लो आपको दिखाई दे रहा है, ये पेड़ गिर रहे हैं और लोग बाग अपना इन्हीं के ऊपर डिपेंड करते हैं और शादी विवाह भी अपना इसी पर रहता है। अब बरसात ज़्यादा हो रही है, प्रशासन भी कोई संज्ञान नहीं ले रहा, ये जगह जगह से बांध टूटे हुए हैं। तो बांध टूटे मरम्मत नहीं करा पाए सही टाइम से? नहीं, सही टाइम पर मरम्मत नहीं हुई, जब भी खेतों के अंदर पानी भर रहा, नुकसान हो रहा है, फसलें सारे सामने हैं आपके। तो बड़ी दिक्कत का विषय है। हाँ, बड़ी दिक्कत का विषय है। बस नाश हो गया तमाम, जो आपदा राहत कार्य कराए गए थे वो सही तरीके से नहीं हुए। हज़ारों बीघे ज़मीन जलमग्न हो गई, जो पेड़ लगाए थे भाई लड़कियों की शादी करेंगे, सब खत्म हो गया। आपदा राहत के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला और बंदरबांट हुई, कोई काम ढंग से नहीं हुआ। आज तो नदी ने जो है वो रूप दिखाया, हज़ारों बीघे फसलें तमाम खराब होकर रखी गई। अच्छा, नुकसान तो बिल्कुल हुआ होगा,
यहाँ पर इसमें जो है जो पलेजे लगा रखी थी नदी के किनारों पर जो टपरियाँ थी, जब वहीं नहीं रही तो जो 10-10, 20-20 घर इधर उधर हैं उनका क्या हाल होगा। अभी तो रिपोर्ट आ रही है सहज, अब पता चलेगा जैसे जैसे दिन बढ़ेगा भाई किसे कौन बहा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज कई जिलों में गरज और चमक के साथ भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट को जारी किया गया है। तो वहीं आपको बताते चले कि मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने इस पर प्रदेश के अधिकांश जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उन्होंने बताया है कि 28 जून को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर समेत देहरादून, नैनीताल और चंपावत जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया और साथ ही साथ मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और भी अधिक भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि पुष्कर सिंह धामी का 3 साल का 358 दिनों का जो कार्यकाल है वह स्वर्णिम रहा है। साथ ही साथ उन्होंने पुष्कर सिंह धामी की सराहना करते हुए कहा कि लगातार ऐतिहासिक निर्णय पुष्कर सिंह धामी के द्वारा लिए जा रहे हैं। राज्य में यूसीसी को लेकर कई ऐसे कानून बनाए गए हैं और जिससे देश में सीएम धामी की प्रशंसा हो रही है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। बिल्कुल, देखिए पुष्कर सिंह धामी जी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं और युवा मुख्यमंत्री हैं। उनको बधाई देना चाहेंगे जिस तरीके से उन्होंने एक लंबा कार्यकाल और स्वर्णिम कार्यकाल जो इतिहास में दर्ज करने का माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने काम किया है। उत्तराखंड के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर उन्होंने ख्याति प्राप्त करी है और ऐसे ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं जो नजीर बनेंगे, आगे चल के इतिहास में वो दर्ज होंगे। चाहे उसमें यूसीसी की बात करूं मैं, नकल विरोधी कानून की बात करूं, धर्मांतरण की बात करूं, लैंड जिहाद की बात करूं, महिलाओं को 30% यहाँ नौकरियों में आरक्षण देने की बात करूं, आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण देने की मैं अगर बात करूं, यहाँ किसानों के लिए उन्होंने कार्य किया, यहाँ पर खेल नीति बनाने का काम किया, फिल्म नीति बनाने का काम किया, पलायन को रोकने के लिए होम स्टे जैसी जो यहाँ पर उन्होंने अपने कार्यक्रम चलाए कि होम स्टे के जरिए हम पलायन को रोक सकते हैं। तो उत्तराखंड के अंदर ये पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत ही स्वर्णिम कार्यकाल रहा और ऐतिहासिक कार्यकाल रहा। इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहती हूँ और उनका कार्यकाल बहुत सुंदर हो, आगे भी उनका कार्यकाल बहुत सुंदर हो और ऐतिहासिक ऐसे ही निर्णय लेते रहे और इस उत्तराखंड को आगे बढ़ाते रहे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।